सो लास्ट क्लास जो है हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था ऑन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड जेड इफेक्टिव। हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर कोई भी पर्टिकुलर सब शेल में है, इन दैट केस हाउ डू वी फाइंड आउट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड हाउ डू वी फाइंड आउट द जेड इफेक्टिव हमने डिस्कस किया था। जेड इफेक्टिव इज बेसिकली द नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑलरेडी आप काउंट कर लेते हो द अट्रैक्टिव फोर्स बाय द न्यूक्लियस एंड द रिपल्सिव फोर्स और द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हमने इसके लिए स्लेटर्स रूल्स जो है वो डिस्कस किए थे एंड इन दैट वी हैड यूज्ड और इन दैट वी हैड यूज्ड टू फाइंड आउट कि अच्छा आपका सिग्मा या जेड इफेक्टिव क्या है। उसके अलावा देखो जो हमने नेक्स्ट पार्ट डिस्कस किया, ये जो हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर ही रहे थे, दैट वाज योर रेडियस। रेडियस में जो है हमने डिस्कस किया कि इन केस ऑफ रेडियस, सिंस द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, विच इज वाई हम डायरेक्टली रेडियस नहीं निकाल रहे, हम इंस्टेड रेडियस निकालने के डिफरेंट मेथड्स जो है वो हम यूज करते हैं। We had discussed three different methods. The first one is a covalent radius, the second one is a metallic radius, and the third one is van der Waals radius. Covalent radius के केस में क्या था कि it was half of the distance. Covalent radius के केस में it was half of the distance between atoms that are covalently bonded. Metallic के केस में it was half of the distance between atoms bonded together by a metallic bond. And van der Waals के केस में क्या है, या यहाँ पे आपको क्या समझना है कि van der Waals के केस में ये एटम एंड ये एटम जो है वो एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं है. This atom is bonded to this atom. This atom is bonded to another atom, right? And ये दोनों अगर closest है, okay, if these two are as close to each other as possible without bonding, okay, जैसे यहाँ पे इन दोनों में bonding है, इन दोनों में bonding नहीं है, so if they are as close to each other as possible without bonding, तो उसका half जो है उसको बोलते हैं van der Waals radius. And then उसके अलावा हमने एक और पार्ट डिस्कस किया था कि अगर आपको दिया जाए कोवेलेंट, मेटालिक एंड van der Waals, तो उसमें से स्मॉलेस्ट जो है वो आपका कोवेलेंट आएगा, लार्जेस्ट जो है वो आपका van der Waals आएगा एंड मेटालिक जो है वो आपका इन बिटवीन आता है. क्या आप लोगों ने यहां तक रिवाइज किया है? Have you all revised up to here? आप लोगों ने यहां तक रिवाइज किया? वेरी गुड. सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर. अब देखो हम ठीक इसी पोर्शन से जो है कंटिन्यू करते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू डिस्कस, the next part that we have to discuss is called as ionic radius. Okay, now ionic radius भी देखो आपका काफी सिंपल ही है. ionic radius is very simply the radius of an ion. बस इसका इतना ही मतलब होता है. ionic radius is the radius or size of an ion. यहाँ पे आपका ion जो है वो cation भी हो सकता है और वो जो है anion भी हो सकता है. Okay, now let's take a very simple example. Okay, suppose करो कि मैं parent atom and cation को कंपेयर कर रहा हूँ. ऑलराइट, लेट्स से कि मैं पेरेंट एटम एंड कैटायन को कंपेयर कर रहा हूँ. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ सोडियम. ऑलराइट, सो अगर मैं सोडियम लेता हूँ तो ओल्ड स्टाइल में, ओके, ओल्ड स्टाइल में यानी कि 2 8 18 32 उस वाले स्टाइल में आप सोडियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं? अगर आप सोडियम का पुराने तरीके से लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं? करेक्ट, सोडियम का आप लिखते हैं 2, 8, 1, राइट. यहाँ पे कितने शेल्स हुए बताओ? हाउ मेनी शेल्स आर प्रेजेंट हियर? ऑब्वियसली देयर आर 3 शेल्स प्रेजेंट हियर. इसमें 2, इसमें 8, इसमें 1. ऑलराइट, बट अगर मैं सोडियम का कैटायन बना रहा हूँ, यानी कि अगर मैं सोडियम आयन बना रहा हूँ Na+, बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वेरी सिंपली दिस विल बी 2 8, राइट. सो अब अगर मैं सोडियम आयन बना रहा हूँ विच इज 2 8, बताओ कैटायन का साइज जो है, कैटायन का साइज जो है वो पेरेंट एटम के रिस्पेक्ट में स्मॉलर होगा या लार्जर होगा? इट इज वेरी ऑब्वियस कि कैटायन का साइज जो है वो क्या हो जाएगा? वो स्मॉलर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज. वन ऑफ द कॉमन पॉसिबिलिटी इज कि अच्छा ठीक है भाई, हो सकता है एक शेल का ही लॉस हो गया, इसलिए आपका कैटायन जो है वो पेरेंट एटम से छोटा हो जाएगा. सेकेंड थिंग, अगर मैं इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव कर रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर मैं कैटायन फॉर्म कर रहा हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ. तो यानी कि इस शेल में बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते, राइट, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स पे शील्डिंग जो है, ध्यान दो, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स पे शील्डिंग जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? शील्डिंग जो है वो क्या होगा बताओ?
करेक्ट, शील्डिंग, हाँ शील्डिंग जो है वो डिक्रीज होगा, राइट, शील्डिंग जो है वो डिक्रीज होगा। और अगर शील्डिंग जो है वो डिक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बताओ? अगर शील्डिंग जो है, करेक्ट, अगर शील्डिंग जो है वो डिक्रीज होगा तो नेचुरली मेरा अट्रैक्टिव फोर्स या जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज होगा, राइट? वाई? बिकॉज वेरी सिंपली जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। और अगर ये वैल्यू जो है डिक्रीज करता है तो नेचुरली ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता है। ओके, अब अगर इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव पावर जो है अगर वो इंक्रीज कर रहा है, या अट्रैक्टिव फोर्स जो अगर वो इंक्रीज कर रहा है, तो इस एटम का ओवरऑल साइज क्या होगा बताओ? if the correct, if the attractive force is increasing, तो इस एटम का रेडियस या इस एटम का साइज क्या करता रहेगा? डिक्रीज करता रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या समझना है, हमें यहाँ पे क्या समझना है कि अगर आप एक एटम को कैटायन में कन्वर्ट करते हो, राइट, अगर आप एक एटम को कैटायन में कन्वर्ट करते हो तो इन दैट केस इट्स रेडियस डिक्रीजेस। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि आर प्लस है अगर आपके पास, आर प्लस यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन, तो इट इज ऑब्वियसली लेस देन आर ऑफ एटम। ओके, नाउ ऑब्वियसली अब आपका एग्जैक्ट सेम या एग्जैक्ट ऑपोजिट चीज जो है वो एनायन में आ जाएगा। ओके, वी कैन टेक एन एग्जांपल। जैसे कि आप सपोज करो, आपके पास है लेट्स से फ्लोरीन। ठीक है, चलो मैंने रैंडमली एग्जांपल ले लिया फ्लोरीन। फ्लोरीन का अगेन ओल्ड स्टाइल में क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा बताओ? फ्लोरीन का ओल्ड स्टाइल क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा? फ्लोरीन का, नालायक, फ्लोरीन का नहीं, फ्लोरीन का जो है 2 7 आएगा। ठीक है, फ्लोरीन का जो है 2 7 आएगा। नाउ सो दिस इज माय फर्स्ट शेल, दिस इज माय सेकंड शेल। ओके, तो अगर मैं सेकंड शेल में देखूं तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? तो अगर मैं कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स देखूं, ओके, अगर मैं कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स देखूं तो इस शेल में उस एक इलेक्ट्रॉन के अलावा और कितने इलेक्ट्रॉन से शील्डिंग करने के लिए? इस शेल में उस एक इलेक्ट्रॉन के अलावा और कितने इलेक्ट्रॉन से शील्डिंग करते हुए? करेक्ट, और 6 इलेक्ट्रॉन से शील्डिंग करते हुए, राइट? लेकिन अगर मैं F माइनस बना दूं, ओके, अगर मैं F माइनस बना दूं तो बताओ इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? करेक्ट, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 8 बन जाएगा। ओके, अब, ओके, अब अगर मैंने एनायन बना दिया तो यहाँ पे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के और कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए शील्डिंग करने के लिए? करेक्ट, अब मेरे पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए शील्डिंग करने के लिए, यहाँ पे मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए शील्डिंग करने के लिए। ऑब्वियसली इस केस में शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करेगा। ओके, और अगर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करेगा तो मेरा जेड इफेक्टिव क्या करेगा बताओ? करेक्ट, मेरा z इफेक्टिव जो है वो चीज डिक्रीज करेगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस, व्हेन z इफेक्टिव इंक्रीज, यहाँ पे देखो जब z इफेक्टिव जो है इंक्रीज हुआ तो मेरा रेडियस क्या हुआ? मेरा रेडियस जो है डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे अगर z इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे z इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो मेरा रेडियस क्या करेगा? ऑब्वियसली मेरा रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हो, वेरी सिंपली, ये मेरा न्यूक्लियस है। ओके, ये कुछ भी एक अट्रैक्टिव फोर्स से इस चीज को खींच रहा है। ओके, अब अगर मैं यहीं पर ही फोर्स को जो है इंक्रीज कर दूं तो ये इस डायरेक्शन में रहेगा, राइट? अगर मैं z इफेक्टिव को जो है मैं इंक्रीज कर दूं तो मेरा रेडियस जो है वो नेचुरली डिक्रीज करेगा। और अगर मैं z इफेक्टिव को, करेक्ट, और अगर मैं z इफेक्टिव को डिक्रीज कर दूं तो मेरा रेडियस जो है वो नेचुरली इंक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आया? ओके, मैं यहीं पर ही देखो नोट कर रहा हूं। तो अगर मेरे पास एनायन है, तो अगर मेरे पास एनायन है तो उसका रेडियस जो है वो पेरेंट एटम से ज्यादा होता है, राइट? सो देखो इस चीज को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक कैटायन है तो उसका रेडियस जो है कम होगा एज कंपेयर टू पेरेंट एटम, एंड अगर मेरे पास एनायन है तो उसका साइज जो है वो लार्जर होगा एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। और अगर यहीं पे मेरा चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है तो इस तरह से वेरी करेगा। यस और नो? देखो यहाँ पे मेरा z इफेक्टिव क्या कर रहा है, मेरा यहाँ पे z इफेक्टिव और इंक्रीज करता जा रहा है। z इफेक्टिव और इंक्रीज करता जाएगा तो रेडियस जो है वो और डिक्रीज करता रहेगा। और यहाँ पे z इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो रेडियस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर?
कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, ओके। थ्योरी लिखा दो, चलो ठीक है थ्योरी लिखा रहा हूँ, एक मिनट। सो देखो मेरा आइडियली रेडियस जो है, ध्यान दो आप सभी। सो मेरा रेडियस जो है वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? मेरा रेडियस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, यस और नो? रेडियस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अगर मेरा जेड इफेक्टिव जो है इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। जेड इफेक्टिव जो है अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो मेरे रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, हम इसी में देखो कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप याद करो हमने जो जेड इफेक्टिव डिस्कस किया अलोंग अ ग्रुप एंड अलोंग अ पीरियड। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अलोंग अ पीरियड। ऑलराइट, अलोंग अ पीरियड मेरा जेड इफेक्टिव क्या हो रहा था बताओ? अलोंग अ पीरियड जेड इफेक्टिव क्या हो रहा था? वेरी गुड, अलोंग अ पीरियड, चलो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, अलोंग अ पीरियड मेरा z इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज कर रहा था। और अगर z इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो नेचुरली मेरा रेडियस क्या करना चाहिए बताओ? वेरी गुड, तो मेरा रेडियस जो है वो डिक्रीज करना चाहिए। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि अलोंग अ पीरियड रेडियस डिक्रीजेस। क्या ये आप सभी को समझ में आया? इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप। नाउ इन अ ग्रुप अब आप मुझे बताओ जेड इफेक्टिव क्या था? वेरी गुड, नाउ इन अ ग्रुप जेड इफेक्टिव तो मेरा कांस्टेंट था। आप याद करो जहां पे हमने किया था इन अ ग्रुप हमारा जेड इफेक्टिव जो है वो तो कांस्टेंट आ रहा था। लेकिन अब देखो इन अ ग्रुप इफेक्टिवली हो क्या रहा है? अगर मैं सोडियम देखूं तो सोडियम इज 281, राइट। पोटेशियम अगर मैं देखूं तो इट इज 2881, ओके। रुबीडियम अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली इसमें शेल्स जो है वो ऐड होते जा रहे हैं, ओके। और अगर शेल्स जो है मैं ऐड करते जा रहा हूं तो बताओ साइज क्या करता जाएगा? करेक्ट, तो मेरा साइज जो है वो इंक्रीज करता रहेगा। तो इन अ ग्रुप मुझे क्या समझना है कि हालांकि z इफेक्टिव जो है वो मेरा कांस्टेंट है, ओके। हालांकि z इफेक्टिव जो है वो मेरा कांस्टेंट है, बट फिर भी मेरा रेडियस क्या कर रहा है बताओ? फिर भी मेरा रेडियस क्या कर रहा है? करेक्ट, मेरा रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इन अ ग्रुप इसका रीजन क्या है बताओ? इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट इज द रीजन कि इसका रेडियस जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जा रहा है? करेक्ट, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो। इसमें आपको देखो क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। इसमें आपको हो सकता है क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा कि डाउन द ग्रुप z इफेक्टिव इज कांस्टेंट बट रेडियस इज इंक्रीजिंग, व्हाई? तो आप वहां पे बोल सकते हो कि z इफेक्टिव तो कांस्टेंट है बट बिकॉज एक्स्ट्रा शेल्स आर कंटिन्यूअसली एडेड हेंस द रेडियस इज इंक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब देखो देर आर सेवरल एक्सेप्शंस हियर जो कि आपको याद रखना है। देर आर सेवरल एक्सेप्शंस हियर, ओके। नाउ एक्सेप्शंस देखो आपके किस टाइप के आते हैं जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो आपका एक्सेप्शंस क्या आएगा। सबसे पहला आपका एक्सेप्शन जो आता है दैट इज डी ब्लॉक में, ओके। दैट इज डी ब्लॉक में देखो हमारा ट्रेंड क्या होगा। डी ब्लॉक में देखो आपके क्या क्या एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एंड थर्ड पीरियड, सॉरी, डी ब्लॉक एंड फोर्थ पीरियड। बताओ उसका एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? मैंने आपको बताया था आपको अप टू 36 तक याद रखना है। डी ब्लॉक फोर्थ पीरियड, बताओ फर्स्ट एलिमेंट, चलो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट इज स्कैंडियम, इसके बाद क्या आएगा बताओ? स्कैंडियम, फिर करेक्ट, फिर आपका आता है टाइटेनियम, फिर करेक्ट, फिर आपका आएगा वैनेडियम, फिर आपका आएगा क्रोमियम, फिर मैंगनीज, देन आयरन, देन कोबल्ट, देन
हाँ, आयरन कोबाल्ट निकल, इसके बाद करेक्ट, इसके बाद आपका आएगा कॉपर, इसके बाद आपका आएगा जिंक, ये आएगा ऑर्डर, कैसा नो? ओके, नाउ यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? ओके, देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस टू दिस एंड दीज ऑल वी सिंपली हैव टू मेमोराइज, राइट? नाउ डी ब्लॉक का देखो, जो आपका थर्ड ग्रुप है, सॉरी डी ब्लॉक का जो आपका फोर्थ पीरियड में जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे ट्रेंड क्या है कि यहाँ पे फ्रॉम स्कैंडियम टू निकल, ओके, फ्रॉम स्कैंडियम टू निकल आपका रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा है, बट कॉपर एंड जिंक का रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, ये आपका स्कैंडियम हुआ, ऑलराइट। अच्छा चलो, मैं बेटर होगा मैं इसको लिखवा ही दूं, ज्यादा बेटर होगा। सो देखो आप यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या लिखो, एक्सेप्शन में फर्स्ट एक्सेप्शन डी ब्लॉक, ये सारे एलिमेंट्स, ओके, इसमें आप लिखो फॉर द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स, हम यहाँ पे एक्सेप्शंस लिख रहे हैं। एक्सेप्शंस में फर्स्ट पॉइंट इज डी ब्लॉक, एक्सेप्शंस में फर्स्ट पॉइंट इज डी ब्लॉक, एंड आप उसमें ही ये चीज कंटिन्यू कर रहे हो, ऑलराइट। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? फॉर द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स, for the first 5 elements, the radius is decreasing, the radius is decreasing, for the next 3 elements, for the next 3 elements the radius is constant, the radius is constant, and for the next 2 elements, yeah, and for the last 2 elements, and for the last 2 elements radius is increasing, radius is increasing, लिख लो। लिख लिया? ओके, यानी कि अगर मैं इसी चीज का ग्राफ बनाऊं, ओके, अगर मैं z वर्सेस रेडियस बनाऊं, तो देखो मेरा ग्राफ कैसा आएगा? फर्स्ट 5 एलिमेंट्स में जो है डिक्रीज हो रहा है, नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स में जो है कांस्टेंट हो रहा है, एंड लास्ट 2 एलिमेंट्स जो है इंक्रीज कर रहा है। ओके, ये हो गया फर्स्ट 5, ये हो गया नेक्स्ट 3, एंड ये हो गया लास्ट 2। इज दैट क्लियर? तो यहीं पे देखो आप कई बार इसी चीज को कैसे देखोगे, आप हो सकता है कई बार इसी चीज को ऐसे देखो, एज स्कैंडियम ग्रेटर देन टाइटेनियम, ग्रेटर देन वैनेडियम, ग्रेटर देन क्रोमियम, ग्रेटर देन मैंगनीज। ओके, ये देखोगे ये क्या हो गया, ये आपके 5 हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 आर इक्वल, ओके, यानी कि आपका दिस इज आयरन इक्वल टू कोबाल्ट इक्वल टू निकल, ओके, ये तीनों का जो है आपका बराबर होता है। कई बार आप देखोगे कि अच्छा मैंगनीज एंड आयरन को भी जो है बराबर कर दिया, डजंट मैटर, ये तीन जो है बराबर होता है। फर्स्ट 5 में डिक्रीज, नेक्स्ट 3 में कांस्टेंट, एंड लास्ट 2 में क्या है बताओ? लास्ट 2 में क्या है देख के ही बताओ। लास्ट 2 में इंक्रीज है, तो यहाँ पर अब आप सिंबल जो है चेंज करोगे, तो यहाँ पे आएगा कॉपर, यहाँ पे आएगा सॉरी नॉट निकल, यहाँ पे आएगा जिंक। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो। रीजन, अच्छा रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप ये लिख लो। नाउ रीजन देखो आप बहुत ही आराम से समझ सकते हो, रीजन देखो आप बहुत ही इजीली समझ सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे डी ब्लॉक में हूँ, ओके, सो फोर्थ पीरियड में जो हम डी ब्लॉक भर रहे होते हैं, या जो हम डी ऑर्बिटल भर रहे होते हैं, वो कौन से शेल का होता है बताओ? कौन से शेल का हम डी एलिमेंट्स, डी में इलेक्ट्रॉन्स जो है भर होते हैं? करेक्ट, हम 3D में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भर रहे होते हैं। हाँ, ये चीज 3D में भर रहे होते हैं। तो देखो यहाँ पे इफेक्टिवली हो क्या रहा है कि ये आपका न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, ओके, ये थर्ड शेल हुआ, एंड ये जो है फोर्थ शेल हुआ। तो जब मैं स्कैंडियम पे हूं, मैंने जस्ट इस पे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करना स्टार्ट किया है, ओके।
ना अब देखो मेरा रेडियस क्या है, रेडियस तो मेरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, यस और नो? रेडियस इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? अब लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन किस पे भर रहा हूं, मैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो मैं डी पे भर रहा हूं ना। अब आप याद करो जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए हैं, डी ऑर्बिटल जो है वो शील्डिंग में हाईली इफेक्टिव है या नॉट एज मच इफेक्टिव है? बताओ, इज इट इफेक्टिव और इज इट इनइफेक्टिव? करेक्ट, इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। अब तो क्या हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरता जा रहा हूँ, तो मेरा सिग्मा जो है वो तो इंक्रीज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा डी ऑर्बिटल जो है वो तो सफिशिएंट शील्डिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अब डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन तो शील्डिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन मेरा न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज करता जा रहा है। ये सुनो, यहाँ पे 21 था, यहाँ पे 22 था, यहाँ पे 23 था, यहाँ पे 24 था। माई जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड भी इंक्रीज कर रहा है, सिग्मा भी इंक्रीज कर रहा है, बट सिग्मा स्लोली इंक्रीज कर रहा है और जेड तो फटाफट इंक्रीज कर रहा है। ये सुनो, ओके। सो अब इफेक्टिवली, ओके, क्योंकि मेरा सिग्मा जो है वो स्लोली इंक्रीज कर रहा है और जेड जो है वो फटाफट इंक्रीज कर रहा है, तो इफेक्टिवली जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है बताओ? इंक्रीज या डिक्रीज? करेक्ट, मेरा जेड इफेक्टिव जो है वो इफेक्टिवली इंक्रीज हो रहा है। और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो नेचुरली ये क्या हो रहा होगा, ये पार्ट मेरा डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब आप चाहे तो इसको देख के भी इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है कि मेरा जेड का इंक्रीज जो है वो ज्यादा हो रहा है, शील्डिंग का इफेक्ट जो है वो कम हो रहा है। अब आप नेचुरली समझ सकते हो। तो इन तीनों केस में क्या हुआ होगा बताओ? इन तीनों केस में क्या हुआ होगा? इन तीनों केस में क्या हुआ कि आपका सिग्मा का इंक्रीज और जेड का इंक्रीज क्या हुआ, बराबर हो गया। करेक्ट, इसका इंक्रीज एंड इसका इंक्रीज जो है वो बराबर हो गया। एंड नेचुरली लास्ट वाले में क्या हुआ होगा बताओ? लास्ट वाले में कौन सा चीज ज्यादा फास्ट इंक्रीज किया होगा? ऑब्वियसली लास्ट वाले में जो है आपका सिग्मा जो है वो ज्यादा फटाफट इंक्रीज किया है। ओके, सो यू कैन वेरी सिंपली अंडरस्टैंड, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इन दिस वे कि जब मैंने इसमें एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन्स भरे, ओके, तब उसका शील्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं था। बट जैसे जैसे इसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भरने लग गए, ओके, जैसे ही इसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स भरने लग गए, तो अब इसका रिपल्सिव या अब इसका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज होता गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? ओके, अच्छा, अब आप चाहे तो इसका रीजन भी ठीक से लिख सकते हो, यू कैन राइट इट्स रीजनिंग प्रॉपरली। ओके, आप इसका रीजन यहां पे लिख दो। रीजन, d orbitals या d subshell is diffused, d subshell is diffused or has less shielding effect, or has less shielding effect. As a result, as a result initially as a result initially z increases in greater amount, z increases in greater amount than sigma, thus z effective increases. Okay, and finally देखो क्या हुआ, when a large number of electrons, when a large number of electrons are present in d orbital, are present in d subshell, it is able to shield more effectively. सभी को क्लियर हुआ? लिख लिया सभी ने? ओके, नाउ सेम थिंग कॉपी कर लो।
लिख लिया? कहाँ पे? आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना थ्योरी मैं लिख रहा हूँ उतना ही काफी है। When a large number of electrons are present in D subshell, it is it is when a large number of electrons are present in D subshell, it is able to shield more effectively. देखिए, okay, so this was the first exception. The second exception is again in your D block. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, चलो मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ ताकि हमारे लिए इजी रहेगा। नाउ देखो, डी ब्लॉक का देखो हम किस तरह से नेमिंग करते हैं, ध्यान दो। डी ब्लॉक में हम किस तरह से नेमिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने कौन सा शेल भरा बताओ? जब मैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम कर रहा था तो मैंने कौन सा शेल भरा? मतलब डी सबशेल भरा मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3D सबशेल भरा। तो यहाँ पे ये जितना भी सीरीज है इसको हम बोलते हैं 3D। ओके, दीज आर ऑल कॉल्ड एज 3D एलिमेंट्स। ओके, दीज आर ऑल कॉल्ड एज 3D एलिमेंट्स। तो नेचुरली इन सब का नेमिंग क्या आ जाएगा बताओ? ये तो अब आपको समझ में आ ही गया है। इस पूरे लाइन का क्या आ जाएगा? करेक्ट, सो दिस इज योर 4D। इस पूरे लाइन का क्या आ जाएगा बताओ? ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड एज 5D। एंड यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम क्या रहता है बताओ? करेक्ट, उनका नाम जो है वो रहता है 6D। ठीक है, तो अगली बार से मैं अगर कभी भी बोलूं कि 3D सीरीज, ओके, अगली बार से अगर मैं कभी बोलूं 3D सीरीज या 3D एलिमेंट्स, तो उसका मतलब जो है वो यहां से लेके यहां तक हुआ। मैं अगर कभी भी बोलूं 5D एलिमेंट्स या 5D सीरीज, नहीं नहीं नहीं, 4 नहीं, ये सारे के सारे, हाँ, नॉट 4, ऑल ऑफ दिस, दिस एंटायर थिंग इज 3D, दिस एंटायर थिंग इज 4D, ओके, दिस एंटायर थिंग इज 5D, दिस एंटायर थिंग इज 6D। समझ में आया ना? ओके, तो अगर मैं कभी भी आपको आगे बोलूं 3D एलिमेंट्स तो उसका मतलब होता है ये 10 एलिमेंट। मैं अगर आपको बोलूं 4D एलिमेंट तो उसका मतलब ये 10 एलिमेंट। 5D इज दिस, 6D इज दिस। ओके, हाँ, नहीं पूरा फोर्थ पीरियड नहीं, सिर्फ इतना, ओनली दिस मच इज 3D। ओके, क्लियर हुआ? ओके, इसके अलावा ऑब्वियसली आप समझ सकते हो ये जो है ये पूरा आपका 4F आ जाएगा, ये जो है ये पूरा आपका 5F आ जाएगा। ठीक है, जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड। ओके, जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड, ऐसा कुछ खास नहीं है ये। हम अभी फिलहाल डी पे ही फोकस करते हैं। नहीं, लैंथनम जो है वो डी ब्लॉक को बिलोंग करता है, एक्टिनियम जो है वो भी आपका डी ब्लॉक को बिलोंग करता है, सीरियम जो है वो आपका इसको बिलोंग करता है, एफ ब्लॉक को बिलोंग करता है। लैंथनम एंड एक्टिनियम बोथ बिलोंग टू डी ब्लॉक। ओके, नाउ ध्यान दो। So this is 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. Now, why is this important? क्योंकि देखो आगे मैं आपको लिखाऊंगा। अब देखो 3D के नीचे क्या है? 3D के नीचे 4D है, एंड 4D के नीचे क्या है? 5D है। ओके, एंड डाउन द ग्रुप, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, डाउन द ग्रुप हमारा रेडियस क्या करना चाहिए बताओ? just now we discussed down the group, correct, down the group our radius should increase, right? So ideally अगर मैं 3D 4D and 5D का रेडियस का ऑर्डर लिखूं तो बताओ इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा? ऑब्वियसली 3D स्मॉलेस्ट आएगा, एंड लार्जेस्ट कौन सा आएगा? 5D आएगा। ठीक है, आइडियली मेरा ऑर्डर जो है वो ये होना चाहिए, आइडियली दिस शुड बी माय ऑर्डर। लेकिन प्रैक्टिकली हमें क्या ऑर्डर मिलता है? प्रैक्टिकली or experimentally or actual order is 3D is less than 5D is less than or equal to 4D। ठीक है, पहले आप ये लिख लो। तो अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि अच्छा ठीक है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेडियस इन डी ब्लॉक या डाउन द ग्रुप, तो फिर आपको ये ऑर्डर ही लिखना है, आपको ये ऑर्डर नहीं लिखना है। ओके, ये ऑर्डर गलत हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए था बट एक्चुअल में ऐसा है। राइट, कई बार आप हो सकता है बुक्स में ऐसा देखो 3D लेस देन 5D लेस देन 4D, ये भी करेक्ट है। ओके, कई बुक्स में आप लेस देन इक्वल टू देखोगे, कई बुक्स में आप लेस देन देखोगे, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, बट दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ओके, ऑब्वियसली आप हो सकता है ऐसा भी देखो 3D लेस देन 5D इक्वल टू 4D, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट टिपिकली यही जो है आपका बेस्ट आंसर होता है। इस सीरीज को अगर मैं ग्राफ में बनाऊं, ध्यान दो आप सभी, इस सीरीज को अगर मैं ग्राफ में बनाऊं, this is your radius, this is your z, okay, now 3D जो है वो स्मॉलेस्ट होगा,
तो 3D जो है वो आपका कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, 3D का तो हमने ड्रॉ भी किया, फर्स्ट 5 डिक्रीज, देन 3 कांस्टेंट, देन 2 इंक्रीज। सो ये जो है ये मेरा 3D सीरीज होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका 4D सीरीज जो है, सपोज करो कि वो ये वाला है, दिस इज योर 4D सीरीज। 5D सीरीज जो है वो इसके 4D के ऊपर नहीं होगा, 4D के नीचे होगा। ओके, सो 5D सीरीज जो है वो आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हो। ओके, दिस इज योर 5D सीरीज, ड्रॉ कर लो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कॉपी कर लो। इसका इसका रीजन क्या है ये मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ, बट पहले आप इस चीज को कॉपी कर लो। लिख लिया सभी ने? ड्रॉ कर लिया? ड्रॉ कर लिया? ओके, ना इसके नीचे आप अभी इसके नीचे आप अभी 2-4 लाइन छोड़ दो। ठीक है, नहीं इसके नीचे आप 5-6 लाइन छोड़ दो। इसके नीचे आप 5-6 लाइन छोड़ दो। इसके नीचे आप 5-6 लाइन छोड़ दो। फिर आप थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट लिखो। हम अभी तक एक्सेप्शन ही डिस्कस करें। वी हैड डिस्कस द फर्स्ट एक्सेप्शन डी ब्लॉक, सेकंड डिस्कशन एंड थर्ड एक्सेप्शन। ओके, थर्ड एक्सेप्शन जो है वो आपका 13th ग्रुप में है। ओके, नाउ 13 ग्रुप में सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स है 13 ग्रुप में? कौन कौन से एलिमेंट्स है? वेरी गुड, बोरॉन। बोरॉन के नीचे आप एक बार में सारे बता दो। बोरॉन के नीचे अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम के नीचे गैलियम, गैलियम के नीचे इंडियम, एंड इंडियम के नीचे थैलियम। वेरी गुड। ओके, आपको पीरियोडिक टेबल जो है देखो वो याद करना ही करना है। आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तो याद रखना ही है। आप 7th पीरियड सिर्फ छोड़ सकते हो, बट उसके अलावा देखो आपको पूरा का पूरा याद होना ही चाहिए। राइट, एंड हम इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आपको याद हो ही जाएगा। नाउ सो दिस इज आवर 13th ग्रुप। राइट, नाउ अगेन आइडियली हमने क्या डिस्कस किया है कि डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मेरे रेडियस क्या करता है बताओ? डाउन द ग्रुप मेरे रेडियस क्या करता है? करेक्ट, डाउन द ग्रुप मेरा रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है। सो यानी कि आइडियली, आइडियली मेरा ऑर्डर क्या होना चाहिए? बोरॉन शुड बी स्मॉलेस्ट, फॉलोड बाय अल्यूमिनियम, फॉलोड बाय गैलियम, फॉलोड बाय इंडियम, फॉलोड बाय थैलियम। आइडियली ये होना चाहिए, यस और नो? ओके, बट रियलिटी में या प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिला है? इसका ऑर्डर जो है वो एक्चुअल में कुछ और होता है। दैट इज बोरॉन less than gallium, less than equal to aluminium, okay, less than thallium, less than indium। पहले आप इस चीज को लिख लो। सो यहां पर देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 जगह एक्सेप्शन आया। एक तो यहाँ पर एक्सेप्शन आया, दूसरा एक्सेप्शन कहाँ पे आया? यहाँ पे आया, यस और नो? कॉपी कर लो पहले। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? ओके, सो अब देखो, अब हम इन दोनों चीज का रीजन जो है वो हम एक साथ डिस्कस करेंगे, एंड देखो आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा। लेट्स गो बैक टू द पीरियोडिक टेबल। ओके, लेट्स गो बैक टू द पीरियोडिक टेबल। ना अब देखो हम यहाँ पे आराम आराम से देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ओके, सो अब देखो जब मैं लिथियम से सोडियम आ रहा हूँ, ओके, जब मैं लिथियम से सोडियम आ रहा हूँ, राइट, मैंने कितने शेल्स ऐड किए बताओ? करेक्ट, मैंने जब मैं यहाँ पे जेड लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं शेल्स लिख देता हूँ। ओके, जब मैं लिथियम से सोडियम आ रहा हूँ तो मैंने एक शेल ऐड किया, एंड मैंने न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स ऐड किए बताओ? करेक्ट, मैंने न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन जो है वो ऐड किए। राइट, मैंने न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन जो है वो मैंने ऐड किए। राइट, जब मैं सोडियम से पोटेशियम जा रहा हूँ, राइट, बताओ मैंने कितने शेल्स ऐड किए? करेक्ट, अगेन मैंने सेम एक ही शेल ऐड किया, एंड मैंने न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स ऐड किए? करेक्ट, मैंने अगेन 8 ही ऐड किए। राइट, लेकिन जब मैं पोटेशियम से रुबिडियम जा रहा हूँ,
ऑलराइट। लेकिन जब मैं पोटेशियम से रुबिडियम जा रहा हूँ तो मैंने कितने शेल्स ऐड किए? शेल तो मैंने एक ही ऐड किया, लेकिन मैंने प्रोटॉन्स कितने ऐड किए? करेक्ट, मैंने प्रोटॉन्स तो लेकिन 18 ऐड किए। सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है, राइट? यहाँ पे देखो एक शेल ऐड किया, उसने साइज को कुछ भी इंक्रीज किया होगा, एंड 8 प्रोटॉन्स ऐड किया, उसने साइज को कुछ भी डिक्रीज किया होगा। ओके, कितना इंक्रीज किया कितना डिक्रीज किया डज नॉट मैटर। ओके, इसने कुछ इंक्रीज किया, इसने कुछ जो है डिक्रीज किया। ऑलराइट, सेम चीज यहाँ पे मैंने एक शेल ऐड किया एंड मैंने यहाँ पे 8 ही प्रोटॉन जो है वो ऐड किए, सेम चीज। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक शेल ऐड किया, लेकिन यहाँ पर तो मैंने 18 प्रोटॉन्स ऐड किए। सो क्लियरली अब आप बताओ किसका इफेक्ट जो है जो कि डोमिनेंट होना चाहिए? ऑब्वियसली 18 प्रोटॉन्स का इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सडनली मेरा z इफेक्टिव जो है दैट शुड इंक्रीज बाय अ कंसिडरेबल अमाउंट, यस और नो? ठीक है, तो यहां पर देखो एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो यहां पर देखो एग्जैक्टली वही हो रहा है कि जब मैं बोरॉन से अल्यूमिनियम जा रहा हूं, ध्यान दो, जब मैं बोरॉन से अल्यूमिनियम जा रहा हूं, आई एम एडिंग 1 शेल एंड 8 protons, okay, but when I am going from aluminum to gallium, I am only adding 1 shell, but मैंने कितने protons ऐड कर दिए? करेक्ट, मैंने पूरे के पूरे 18 प्रोटॉन्स जो है वो ऐड कर दिए। इसके वजह से क्या हो रहा है कि मेरा गैलियम का साइज जो है वो काफी ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब बताओ यहाँ पे मैंने 8 के जगह 18 प्रोटॉन्स क्यों ऐड किए? क्योंकि जब मैं अल्यूमिनियम से लेके गैलियम पे आ रहा हूं तो मुझे अब यहाँ पे तो डी ब्लॉक भी भरना पड़ेगा, ये सुनो। तो क्योंकि अब मैं डी ब्लॉक भर रहा हूं, ओके, अब क्योंकि मैं डी ब्लॉक भर रहा हूं तो यानी कि आई एम एडिंग 10 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स। देखो पहले मैंने 8 ऐड किया, लेकिन अब मैंने 10 एक्स्ट्रा ऐड किया। वो 10 एक्स्ट्रा क्यों? बिकॉज ऑफ द डी ब्लॉक विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन, ये सुनो। ओके, सो इसी चीज को हम बोलते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एज डी कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पे डी ब्लॉक आया है, एंड बिकॉज ऑफ विच मैं थ्योरी आपको लिखवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि मैंने यहाँ पे बीच में डी ब्लॉक जो है वो एक्स्ट्रा फिल किया है, जिसकी वजह से कि मैंने सेम शेल ऐड किया। अभी भी हम सेम शेल पे ही कंटिन्यू करें, वी हैव बेयरली एडेड 1 शेल, बट वी हैव सडनली एडेड 10 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स, जिसकी वजह से कि हमारा साइज जो है वो सडनली डिक्रीज किया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या डी कॉन्ट्रैक्शन सभी को समझ में आया? ओके, डू नॉट मिस्टेक दिस एज डी कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब जो है वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी हाइफन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि डी ब्लॉक के वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ना अब आप देखो नेचुरली अब आप समझ गए हो। अब आप देखो आपको नेक्स्ट स्टेप भी समझ में आ गया है। नाउ लेट्स लुक एट दिस। सो जब मैं जब मैं अल्यूमिनियम से गैलियम पे आया, ओके, जब मैं अल्यूमिनियम से गैलियम पे आया तो मैंने एक शेल एंड 18 प्रोटॉन्स ऐड किए, ठीक है, व्हाटएवर, बता रहा हूँ, ध्यान दो। ओके, जब मैं गैलियम से इंडियम पे आया, बताओ मैंने क्या, मैंने अगेन सेम चीज, एक शेल ऐड किया एंड हाउ मेनी प्रोटॉन्स हैव आई एडेड? सेम चीज 18। ओके, सेम चीज 18 प्रोटॉन्स। लेकिन जब मैं इंडियम से थालियम आया हूं, अब बताओ मैंने एक्चुअल में कितना भरा? मैंने तो एक शेल ही भरा, बट नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव आई एडेड? करेक्ट, नाउ आई हैव एडेड 32 प्रोटॉन्स। ओके, मैंने यहाँ पे 18 भरा, बट यहाँ पे 32 मुझे क्यों भरना पड़ा बताओ? Why did I have to fill up 32 electrons here? Very good. क्योंकि अब यहाँ पे इन बिटवीन क्या आ गया? अब यहाँ पे इन बिटवीन मेरा F ब्लॉक आ गया, ठीक है। सो अगेन अब मेरा यहाँ पे वापस से थैलियम का रेडियस क्या करेगा? अगेन अब मेरा थैलियम का रेडियस जो है दैट वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू इंडियम, यस और नो? ओके, सो देखो एक और बार, यहाँ पर देखो हमारा 2 बार एक्सेप्शन आता है। देखो 2 बार हमारा एक्सेप्शन क्यों आता है? फर्स्ट टाइम जब हम बोरॉन से एल्यूमिनियम आए, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हम बोरॉन से एल्यूमिनियम तो 1 शेल एंड 8 प्रोटॉन्स था। ओके, फिर हमने क्या किया, 1 शेल पे 18 प्रोटॉन्स किया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आया। अब क्योंकि यहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज आया जिसकी वजह से कि गैलियम का साइज जो है वो एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में कम हो गया। ओके, फिर देखो फिर हमने वही ट्रेंड कंटिन्यू किया कि अच्छा ठीक है 1 शेल 18 प्रोटॉन्स, 1 शेल 18 प्रोटॉन्स, ठीक है, ये तो जो है कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन फिर वापस से जो है इसमें ब्रेक आया कि 1 शेल 18 प्रोटॉन्स की जगह मैंने 1 शेल 32 प्रोटॉन्स भरा, तो वापस से मेरा थैलियम का साइज जो है दैट वुड डिक्रीज ड्रास्टिकली विद रिस्पेक्ट टू इंडियम। इज दैट क्लियर सो फार? आई विल मैं आपको टाइम दूंगा ये सब लिखने के लिए, या मैं आपको डिक्टेट भी करूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, बट ये पहले अभी तक आपको समझ में आएगा?
ये समझ में? ओके, वेरी गुड. नाउ लेट्स गो बैक टू आवर डी ब्लॉक. नाउ डी ब्लॉक में देखो, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आयरन. ओके, लेट्स से कि मैं यहाँ पे आयरन ले रहा हूँ. सो देखो, जब मैं आयरन से रुथेनियम पे गया, ओके, जब मैं आयरन से रुथेनियम पे जा रहा हूँ, मैंने एक शेल ऐड किया. एंड हाउ मेनी प्रोटॉन्स हैव आई एडेड? वेरी गुड, मैंने एक शेल एंड 18 प्रोटॉन्स ऐड किया. लेकिन जब मैं रुथेनियम से ऑस्मियम में जा रहा हूँ, ओके, एक शेल ऐड किया, बट मैंने कितने प्रोटॉन्स ऐड किए? करेक्ट, मैंने 32 ऐड किया. अगेन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेप्शन हो रहा है, विच इज वाई मेरा ऑस्मियम का साइज जो है विद रिस्पेक्ट टू रुथेनियम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है, सेम चीज इरिडियम का साइज जो है वो रोडियम के कंपैरिजन में कम हो जाएगा. सेम चीज प्लैटिनम का साइज जो है वो पैलेडियम के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा. विच इज वाई द एंटायर ऑफ 5D इज स्मॉलर देन द एंटायर ऑफ 4D. क्या ये अब आप सभी को समझ में आया? Clear to everyone? Which is why the entire of 5D is smaller in size or equal to size in the entire of 4D. Why? Because of the presence of F block. Because of the presence of F block. लेकिन अब देखो यहाँ पे हमें एक और चीज समझना है कि ये चीज एक्चुअल में है किस तरह से. ये मेरा हुआ S ब्लॉक. ओके, दिस इज S1, दिस इज S2. यहाँ पर जो है मेरा D ब्लॉक चालू हुआ. नाउ देखो यहाँ पे एक्चुअल पीरियोडिक टेबल किस तरह से है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि एक्चुअल पीरियोडिक टेबल जो है वो कुछ इस तरह से कि ये हुआ मेरा D1. ओके, ये हुआ मेरा D1. फिर जाके आता है मेरा पूरा F ब्लॉक. फिर जाके वापस से स्टार्ट होता है D2. ओके, एंड D3 एंड D4 एंड सो ऑन. ओके, फिर जाके आपका जो भी आता है P ब्लॉक. तो हालांकि हम इस चीज को मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे लिखते हैं, बट आपका एक्चुअल पीरियोडिक टेबल जो है वो कुछ इस तरह से. ओके, कि S ब्लॉक, फिर डी का सिर्फ पहला रो या डी का सिर्फ पहला कॉलम, फिर पूरा एफ ब्लॉक, फिर जाके आपका D2 से लेके D10 तक. ओके, नाउ सो आपका ये ग्रुप जो है एक्सेप्शन शो कर रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने ये ग्रुप भरने से पहले एफ ब्लॉक जो है मैंने भर दिया. ओके, D2 भरने से पहले एफ ब्लॉक भर दिया, D3 भरने से पहले एफ ब्लॉक भर दिया. तो आपका D2 से लेके D10 तक जो है वो एक्सेप्शन शो करेगा कि 5D इज लेस देन 4D. यस और नो? ओके, बट क्या D1 ये चीज शो करेगा? वुड D1 शो दिस? क्या D1 ये वाला एक्सेप्शन शो करेगा? करेक्ट, D1 जो है वो ये वाला एक्सेप्शन शो नहीं करेगा. D1 जो है वो ये वाला एक्सेप्शन शो नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि यहां तक तो अभी तक हमने एफ ब्लॉक भरना चालू ही नहीं किया है. ओके, देखो अगर मैं D1 को देखूं, पे अटेंशन टू D1. यहां पर देखो, मैं जब यहां से यहां जा रहा हूं, ओके, जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, मैंने 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए. और लेकिन जब देखो मैं यहां से यहां जा रहा हूं, यहां पर भी मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे? मैंने यहां पर भी 18 इलेक्ट्रॉन्स ही भरे. यस और नो? ठीक है, तो इसलिए मेरा फर्स्ट ग्रुप जो है वो एक्सेप्शन शो नहीं करता है, लेकिन इसके बाद के सारे जो है सारे के सारे एक्सेप्शन शो करते हैं. सी यू कैन लुक हियर, देखो यहां से यहां 18, यहां से यहां 18. ओके, बट अगर मैं यहां पे देखूं, यहां से यहां 18, लेकिन यहां से यहां कितना है बताओ? करेक्ट, 32 है. सेम चीज 18, बट यहाँ पे कितना है? 32 है. तो एक्सेप्शन जो है वो इस पॉइंट के बाद शुरू होता है. इज दैट क्लियर? ओके, सो अब देखो इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे. ओके, अब देखो सबसे पहले हम इस चीज पे आ रहे थे. ओके, सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं. मैंने जो आपको बोला था 5-6 लाइन छोड़ने के लिए. ओके, मैंने जो आपको बोला था 5-6 लाइन छोड़ने के लिए, यहाँ पे फिर आप रीजन लिखो. रीजन, जहां पे मैंने आपको 5-6 लाइन बोला था छोड़ने के लिए, वहां पे आप लिखो रीजन. रीजन इज योर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. रीजन इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ओके, नाउ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? on moving from fifth period to sixth period, on moving from fifth period to sixth period after group 3. आफ्टर ग्रुप 3, मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं, पहले आप लिखते जाओ. on moving from fifth period to sixth period after group 3, the Z increases sharply, या तो Z effective
the Z effective increases sharply. Now again देखो, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे Z इफेक्टिव जो है वो शार्पली क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि देखो जब मैं लैंथरम से हाफनियम पे जा रहा हूँ, ओके, जब मैं लैंथरम से हाफनियम पे जा रहा हूँ तो मैंने इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन से सब शेल में भरे, बताओ। जब मैं लैंथरम से हाफनियम पे जा रहा हूँ तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन से सब शेल में भरे, करेक्ट, मैंने एफ सब शेल में भरा। एंड एफ जो है, इज इट गुड एट शील्डिंग और इज इट बैड एट शील्डिंग? ऑफ कोर्स इट इज वेरी बैड एट शील्डिंग। जब डी सब शेल इटसेल्फ इज बैड एट शील्डिंग, तो एफ सब शेल जो है वो तो शील्डिंग पे और भी बुरा होगा, ये सुनो, ओके। सो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस शार्पली एज F subshell does not provide, doesn't, मैं कहाँ पे कंटिन्यू करूँ भाई, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ओके। एज F subshell doesn't provide sufficient shielding, as F subshell doesn't provide sufficient shielding, hence radius decreases, लेकिन इस रूल का मैंने आपको क्या एक्सेप्शन बताया, बताओ। इस रूल का एक्सेप्शन क्या है, या कौन कौन से एलिमेंट्स है बताओ, अगर आपको याद है तो। ग्रुप 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स है? ग्रुप 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स है? करेक्ट, स्कैंडियम के नीचे ग्रुप 3, स्कैंडियम के नीचे इट्रियम, इट्रियम के नीचे, करेक्ट, इट्रियम के नीचे आपका आता है लैंथनम, ओके, इट्रियम के नीचे जो है लैंथनम है। एक्चुअल में आपका ग्रुप 3 का जो ऑर्डर है दैट इज स्कैंडियम लेस देन इट्रियम लेस देन लैंथनम, ओके, कॉपी कर लो। तो यहाँ पे आपको टर्म क्या याद रखना है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सिक्स्थ पीरियड में जो भी दिक्कत आए, ओके, सिक्स्थ पीरियड में कुछ भी दिक्कत आए, सीधा सीधा आपको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे ठेल देना, ठीक है। सिक्स्थ पीरियड में कुछ भी दिक्कत हुआ, द सिंपल रीजन इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि अभी देखो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। क्या ये वाला पॉइंट सभी ने लिख लिया? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सभी ने लिख लिया? Has everybody understood what is the meaning of lanthanide contraction? कि लैंथेनाइड्स के वजह से साइज में जो कॉन्ट्रैक्शन आया, राइट ना। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या। The Z effective increases sharply as F subshell doesn't provide sufficient shielding, hence radius decreases, hence। आफ्टर के बाद यहाँ पे आफ्टर कहाँ पर है भाई? आफ्टर मेरे को नहीं दिख रहा। अच्छा, सिक्स पीरियड आफ्टर ग्रुप 3, जब भी मैं ऐसे लिखूँ ना G3, इसका मतलब होता है ग्रुप 3, ओके, आफ्टर ग्रुप 3। मैं एक और बार देखो रीड कर दे रहा हूँ, lanthanide contraction on moving from 5th period to 6th period after group 3, the Z effective increases sharply as F subshell doesn't provide sufficient shielding, hence radius decreases। इस चीज का एक्सेप्शन क्या है? स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथनम, देख लिया, ओके। तो यहाँ पे देखो बस इस चीज का मतलब क्या है, ये हो गया मेरा थर्ड पीरियड, ओके, ये हो गया मेरा ग्रुप 3, एंड जब मैं 5th से 6th मूव कर रहा हूं आफ्टर ग्रुप 3, ओके, इज दैट क्लियर? मूविंग फ्रॉम 5th to 6th, ओके। सो अब देखो आपको समझ में आ गया, कि एटलीस्ट इंडियम एंड थैलियम, राइट। सो इंडियम एंड थैलियम में जो आपका रिवर्सल आया ऑफ रेडियस, उसका रीजन क्या है बताओ? तो इंडियम एंड थैलियम के बीच में जो आपका चेंज आया ऑफ रेडियस, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन तो सिंपली आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया, ओके, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ एफ ब्लॉक आ गया। एंड यहाँ पे आपका गैलियम एंड एल्यूमिनियम के बीच में जो आपका एक्सेप्शन आया, उसका रीजन मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले क्या बताया, वेरी गुड। इसका रीजन क्या आ गया? आपका डी कॉन्ट्रैक्शन आ गया, ओके। सो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड डी कॉन्ट्रैक्शन आर प्रैक्टिकली द सेम थिंग। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बस एफ ब्लॉक की वजह से है, डी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बस डी ब्लॉक की वजह से।
ठीक है, मैं आपको इसका वर्डिंग भी लिखा देता हूँ, बट पहले आप इतना लिख लो। ओके, नाउ डी कॉन्ट्रैक्शन आपका क्या है? ऑन मूविंग फ्रॉम aluminium to gallium, on moving from aluminium to gallium, the electrons get added in D subshell, which is ineffective at shielding, hence Z effective increases sharply, and radius decreases. अब सभी को कंप्लीटली डी कॉन्ट्रैक्शन, लैंथाइड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया? कॉपी कर लिया सभी ने? क्या डाउट है बोलो। Okay, so this was the third exception. The fourth exception that we have to remember is with regards to F block. हाँ हाँ ठीक है, आप उसको F block contraction भी बोलो, वो भी करेक्ट ही है, बट आप जनरली लैंथेनाइड contraction ही बोलते हो। ओके, the fourth exception is with regards to F block. F block में आपको क्या रखना है कि in case of F block elements, in case of F block elements, radius is practically constant. ओके, कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं लैंथेनाइड्स ड्रॉ करूं, ओके, दैट इज अगर मैं 4f ड्रॉ करूं, तो 4f का मेरा रेडियस जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा आएगा, दिस इज 4f। एंड अगर मैं 5f ड्रॉ करूं, अच्छा बताओ 5f जो है वो 4f के ऊपर होगा या नीचे होगा? 5f जो है वो 4f के ऊपर होगा या नीचे होगा? एक्टिनाइड्स जो है वो लैंथेनाइड से लार्जर होंगे या स्मॉलर होंगे? एक्टिनाइड्स जो है, करेक्ट, एक्टिनाइड्स जो है वो ऑब्वियसली लार्जर होंगे। तो 4f यहाँ पर है, आपका 5f जो है वो यहाँ पर आएगा। ओके, कॉपी कर लो। देखो इसका रीजन जो है आप समझ ही सकते हो, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। जब मैं F सबशेल में इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, देखो जब मैं F सबशेल में इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं लैंथेनाइड्स ही ले लूँ, लैंथेनाइड्स के केस में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है बताओ? आप अपने नोट्स चेक करो या पीरियोडिक टेबल ही चेक करो, बताओ लैंथेनाइड्स के केस में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? आउटर मोस्ट लास्ट कौन सा भर रहा है वो वाला नहीं, आउटर मोस्ट कौन सा है? करेक्ट, आउटर मोस्ट शेल जो है वो 6th है। ओके, मैं भर क्या रहा हूँ? मैं तो 4f भर रहा हूँ, ठीक है, 4f यानी कि मैं तो ये वाला इफेक्टिवली शेल भर रहा हूँ, दिस इज 1 2 3 4, मैं तो ये वाला शेल भर रहा हूँ। और अगर मैं ये वाला भर रहा हूँ, ठीक है, जो कि कुछ खास इफेक्टिव शील्डिंग वगैरह कुछ भी मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका साइज तो लगभग सेम ही रहेगा ना। सेंस आपको समझ में आया? या फिर अगर मैं दो अंदर में भर रहा हूं, तो उसका सिग्मा भी क्या था? उसका दो अंदर में तो सिग्मा 1 आता है। ओके, सो जो इंक्रीज हुआ वो यहाँ पे बैलेंस हो गया। इज दैट क्लियर? कॉपी कर लिया यहां तक आप सभी ने? अच्छा, डी कॉन्ट्रैक्शन में देखो मैंने क्या लिखा है, ऑन मूविंग फ्रॉम अल्यूमिनियम टू गैलियम, the electron gets added in d subshell. On moving from aluminium to gallium, the electron gets added in d subshell, which is ineffective at shielding. कंप्लीट कर लिया सभी ने? ठीक है, देन दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ तक आप रिवाइज करो, इसके आगे वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।